Hello friends, welcome to my channel whatislaw.net. My name is Advocate Saeed Mughal, practicing in Bombay High Court. आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बड़ा ही छोटा सा आर्टिकल है आर्टिकल 21, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये हर भारतीय शहरी की जिंदगी की हिफाजत करता है संविधान के मुताबिक। कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कि भाई किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी, उसकी आजादी से छीना नहीं, अलग नहीं किया जा सकता। उसकी आजादी उससे छीनी नहीं जा सकती, उसकी जिंदगी उससे छीनी नहीं जा सकती, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कानून के प्रोसीजर के जरिए, मतलब कानून ही किसी को किसी की आजादी छीन सकता है या कानून ही किसी की जिंदगी ले सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति गुनाह में दोषी पाया गया, अब कानून के ये तय करता है कि भाई इसको सजाए मौत दी जाएगी, तो कानून यहां पर उसकी जिंदगी ले रहा है। मगर ये कैसे हुआ? यहां तक पहुंचने के लिए, कानून को ये जजमेंट देने के लिए, एक कोर्ट को इस नतीजे पे पहुंचने के लिए एक प्रोसीजर ऑफ लॉ है, कानून की एक पूरी चर्या है, एक पूरा साइकिल है, वो तय करना पड़ा कि भाई वो तय करके वो कानून यहां पे पहुंचा, नतीजे पे पहुंचा कि भाई ये आदमी इसका दोषी पाया गया है, अब इसको फांसी दी जाए। तो उसकी जिंदगी अब कानून ले रहा है। तो यहां ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि भाई किसी की भी जिंदगी छीनी नहीं जा सकती, एक्सेप्ट अगर कानून का प्रोसीजर फॉलो करके। समझ में आ रही है बात? तो कानून का प्रोसीजर फॉलो किया अगर फॉलो हो रहा है और कानूनी नतीजे पे पहुंच रहा है कि भाई नहीं, यहां पे इसका गुनाह इतना संगीन है कि इसको सजाए मौत दी जाए, इसकी जिंदगी छीनी जाए, तो वो जायज मानी जाएगी। इसके अलावा कोई किसी की जान अगर ले लेता है, वो कोई भी हो, वो आम शहरी हो, वो खास हो, वो कोई अथॉरिटी हो, या चाहे वो कोई फोर्स हो, तो उसको गैर कानूनी माना जाएगा। किसी की भी जान लेना अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ कानून से चलेगा। और किसी की इसी तरीके से इंसान की आजादी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है हमारे कानून के अंदर। तो इंसान की आजादी जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके लिए फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का उसको हिस्सा बना दिया कि भाई उसकी आजादी छीनी नहीं जा सकती। कोई बड़ा अथॉरिटी है, किसी को भी उठा के जेल में नहीं डाल सकता अपने मन मर्जी के मुताबिक। उसको भी कानून फॉलो करना होगा, कानून का प्रोसीजर फॉलो करना होगा, और वो प्रोसीजर के मुताबिक उसको जस्टिफाई करना होगा कि भाई इस आदमी को क्यों सलाखों के पीछे रखा जा रहा है, इसकी आजादी क्यों छीनी जा रही है। और उसको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए उस व्यक्ति को, और फिर उसके बाद वो जज साहब, मैजिस्ट्रेट साहब तय करेंगे कि इसको आगे जेल में रखना है, आगे सलाखों के पीछे रखना है या नहीं रखना है ना। तो इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है एक इंसान की पर्सनल आजादी को, उसकी पर्सनल जो लिबर्टी है उसको। अब एक तरफ तो ये सवाल पैदा होता है कि भाई इतनी बड़ी प्रोटेक्शन दी गई है कि भाई आर्टिकल 21 है, फंडामेंटल राइट है, और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, फंडामेंटल राइट जो है वो गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में हर भारतीय शहरी के लिए, और इसकी रक्षा खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने जिम्मे ली है। ऐसा माना गया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां पे इतनी पावरफुल चीज है कि भाई आपको तो ये गारंटी दे दी गई, तो फिर कभी कभी ये सुनने में आ जाता है कि भाई किसी का एनकाउंटर हो गया। तो अब ये एनकाउंटर क्या होता है? एनकाउंटर जो है ये एक कॉमन पब्लिक में एक टर्म एक फेमस किया गया है मीडिया के जरिए। एक्चुअली में कानून की भाषा में इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग।
एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। बात समझ में आ रही है? एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब जिसको कानून ने तय नहीं किया है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कानून के प्रोसीजर के अलावा ही हो गई, बाहर से ही हो गई, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जब यहां पर भी हो जा रही है, अब एक कॉमन नोशन ये है कि भाई जो एनकाउंटर होता है ये सिर्फ अथॉरिटी ही कर सकती है, पुलिस ही कर सकती है या कोई फोर्स ही कर सकती है। तो एनकाउंटर जो होता है वो एक्चुअली में होता है सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देना। आमतौर पे जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो पुलिस आके अपना ये डिफेंस बताती है या अथॉरिटीज अपना डिफेंस ये रखती है कि भाई उन्होंने सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई और सेल्फ डिफेंस करते करते वो सामने वाला मर गया। तो सेल्फ डिफेंस में किसी को मारना और उस मारने की वजह से उसको इतनी गहरी चोट पहुंच जाए कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, इसको कहते हैं एनकाउंटर। आमतौर पे यही पब्लिक को समझाया जाता है। तो अब सेल्फ डिफेंस जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ अथॉरिटीज को अवेलेबल है, सेल्फ डिफेंस तो हर इंसान को अवेलेबल है। इंडियन पेनल कोड इसके बारे में बात बहुत बड़ी क्लियर करता है। सेक्शन 96 से लेकर के बाकायदा पूरा एक चैप्टर स्टार्ट है ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 106 तक इस बात को क्लियर करता है कि भाई किन हालात में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक इंसान को मिलता है, वो कब अपना प्राइवेट डिफेंस खुद कर सकता है और किन हालात में अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस कर सकता है और किन हालात में वो डिफेंस करते करते उसको ये बात जायज मानी जाएगी कि वो सामने वाले पे इस तरह का रिटेलिएट करे, इस तरह का हमला करे कि भाई उससे उसकी सामने वाले की जान चली जाए। मतलब दूसरे लफ्जों में ऐसे हालात जिसमें सामने वाले की जान लेना जायज है। तो ये इंडियन पेनल कोड स्पेसिफाई करता है 96 से 106 में। अब ये जो राइट है ये हर व्यक्ति को अवेलेबल है, किसी खास अथॉरिटी के लिए बने ऐसे नहीं है। और इन्हीं राइट्स का इस्तेमाल करते हुए जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो पुलिस या अथॉरिटीज इस बात को सामने रखती हैं कि उन्होंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किया और प्राइवेट डिफेंस में सामने वाला मारा गया। बात समझ में आ रही? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अक्सर ये बात सामने आ रही थी कि भाई जहां पर भी कुछ इस तरह का हादसा होता है तो यही बात सामने आती है, प्राइवेट डिफेंस। तो कोर्ट्स ने एक प्रोसीजर, एक गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करी कि जहां पर भी ऐसे होगा तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। के इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ जाए कि भाई वाकई में सही हुआ है या सिर्फ ऐसे ही समझाया जा रहा है। बात समझ में आ रही? वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन निकलता है, अगर उसमें लोग आरोप दोषी पाए जाते हैं कि भाई ये गलत हुआ है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है एक्चुअली इट इज ए मर्डर, अगर वो मर्डर है तो फिर उसके हिसाब से उस पर केस दर्ज किया जाएगा और आगे बाकायदा कोर्ट में केस चलेगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है। अब अगर ये निकल के आता है कि भाई नहीं कुछ नहीं हुआ है तो वो लोग बाकायदा जेन्युइन एनकाउंटर है, जेन्युइन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है तो बात तो ठीक है, बात ओके हो गई। मगर अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे कि भाई जिनके यहाँ पे ऐसा हो गया है तो उसके जो पीछे के लोग हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं वो ये चाहते हैं, वो उनका ये आरोप होता है कि भाई नहीं ये गलत हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं हुई है। तो ऐसे लोगों के पास में रास्ता ये बचता है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जब वो चैलेंज करेंगे तो हाई कोर्ट फिर उसको जांच पड़ताल करके और वो क्यों ये इस तरह का आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को सुन करके उनके पास क्या तथ्य है उनको समझ करके हाई कोर्ट इस बात को डिसाइड करता है कि भाई इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या इसकी इन्वेस्टिगेशन किसी और एजेंसी से कराई जाए या नहीं कराई जाए, या किसी इंडिपेंडेंट कमेटी से या किसी इंडिपेंडेंट एसआईटी से कराई जाए या नहीं कराई जाए। और अगर हाईकोर्ट को लगता है कि भाई नहीं यहाँ इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपर नहीं हुआ है तो हाईकोर्ट की ये पावर है
और सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है कि वो आगे चल करके उसका री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी, बाय इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करवा सकते हैं। तो ये पूरा कानून है ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, which is guaranteed to every citizen of India by our constitution by making it a fundamental right, and all fundamental rights are guaranteed. बात समझ में आ गई? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।